कि ये एस्ट्रोलॉजी की कोई ब्रांच है या अलग मोडालिटी? आप प्रिडिक्शन तभी कर पाओगे, पहले तो आपको राशियों का, भावों का क्या घटना होने वाली है, इस महीने में क्या घटना होने वाली है, उसको प्रिडिक्ट करने में मेरे को बीसीपी ने बहुत हेल्प की है। तो पहला भाव पहले साल में एक्टिवेट होगा जब आप पैदा होंगे। 2026 में से आप अपना 1996 माइनस कर दो। अगर किसी इंसान को इतना भी पता चल जाए कि मेरा ये पूरा साल किस वजह से खराब होने वाला है, अगर मैं कहूँ तो 11 नंबर राशि में मंगल, राहु, सूर्य चल रहे हैं, वो इस समय चेक कर ले। अगर उनके लगन में राहु, केतु, शनि है, वो लोग बीमार मिलेंगे इस समय आपको। तो आपकी जॉब, आपका बीमारी, आपका लोन, ये सब चीजें। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊं। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कांटेक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज। आज का जो टॉपिक है वो आपने आई गेस किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट में नहीं सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं भृगु चक्र पद्धति के बारे में। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की कोई पार्ट है, कोई ब्रांच है या एक अलग मोडालिटी है। आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे इस पद्धति को यूज़ करके एक्यूरेट प्रिडिक्शंस हम निकाल सकते हैं। और अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं पता हो तो क्या ये उसमें भी प्रिडिक्शन देने में मदद करता है। और इन्हीं सबको समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं रजनी रानी जी से, जो इन मोडालिटीज़ के मदद से काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते आए हैं। तो चलिए मैम से ही जानते हैं और समझते हैं भृगु चक्र पद्धति के बारे में। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप कैसे हो ज्योति? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो मैम अगर मैं बात करूँ भृगु चक्र पद्धति के बारे में, मैंने तो आज तक पर्सनली नहीं सुना। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजी की कोई ब्रांच है या अलग मोडालिटी? जैसे सभी लोग भृगुनंदी नाड़ी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ये पद्धति भी जो है वो ऋषि भृगु के साथ ही जुड़ी है। भृगु संहिता के साथ बिल्कुल मैच नहीं कहेंगे हम या उसका पार्ट नहीं कहेंगे, लेकिन ऋषि भृगु के साथ ज़रूर जुड़ी हुई है। अच्छा। भृगु चक्र पद्धति को शॉर्ट फॉर्म में बीसीपी बोल देते हैं हम लोग। ये क्या है? ये एक तरह की वो प्रेडिक्शंस हैं जो आप खड़े खड़े 5 मिनट्स में जो है वो कर सकते हो। ये इतनी एक्यूरेट जाती है। अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप प्रेडिक्शन तभी कर पाओगे, पहले तो आपको राशियों का, भावों का बहुत ज़्यादा जो है उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम इस पद्धति की बात कर रहे हैं या किसी भी पद्धति की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो कोई भी सटीकता में कम नहीं है। आप कैसे उसको प्रेडिक्ट कर पाते हो? जैसे मैंने बीसीपी को यूज़ किया हमेशा कि जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो आज के आज हमारी ज़िंदगी में इस साल क्या घटना होने वाली है, इस महीने में क्या घटना होने वाली है, उसको प्रेडिक्ट करने में मेरे को बीसीपी ने बहुत हेल्प की है। अच्छा। तो सीधा सीधा ये एक अलग ही फॉर्म में काम करती है। जैसे हम बीएनएन में क्या देखते हैं ना कि जुपिटर के 12 साल का प्रोग्रेशन देखते हैं, उसी तरह से इसमें भी जो जुपिटर के विद रिस्पेक्ट हम 12 प्रोग्रेशन नहीं देखते हैं 12 सालों का, बल्कि भावों का 12 साल का साइकिल चेक करते हैं, जिसके थ्रू हमें हर साल की एक नई जानकारी मिलती है। तो मैम अगर मुझे इसको पर्सनली सीखना हो तो बीसीपी को हम अपनी कुंडली एनालिसिस में कैसे लगाएंगे? तो पहले आप ये बताइए। जैसे आप बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में नए हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग साथ के साथ अभी लर्निंग पीरियड में हो, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो बीसीपी भी जब आप सीखने के लिए बैठोगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको भावों और राशियों के बारे में पता होना चाहिए। ये एक कन्फर्मेशन है, ठीक है। ओके। अब जैसे आप मान लीजिए कि बीसीपी काम कैसे करती है कि इनका कहना है कि आपका जो पहला भाव होता है, कुंडली का पहला भाव जो होता है, वो सभी को पता है कौन सा होता है। तो पहला भाव पहले साल में एक्टिवेट होगा जब आप पैदा होंगे। उसके बाद दूसरा साल जो है वो सेकंड हाउस, तीसरा साल आपका थर्ड हाउस,
4th हाउस आपका चौथा साल, इसी तरीके से 12 साल आपके 12वें घर में ख़त्म हो जाएंगे। तो आपकी लाइफ के 12 साल के जो इवेंट्स हैं, जब आप पैदा होते हो आपके 12 साल के इवेंट है, वो आपके 12 भाव जो है वो बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसके जो पहले 1 साल के जितने इवेंट है वो हम पहले भाव से ही देखेंगे। पहले भाव को लगन मान के, वैसे भी भाव लगन ही बन जाएगा, वो पहला साल है, तो हम जब देखेंगे कि उसके विद रिस्पेक्ट अगर उस बच्चे का लगन लॉर्ड मान लीजिए 8th हाउस में है, 12th में है, तो ये बच्चा बीमारी कोई ना कोई झेल रहा होगा, या इसके बाद बच्चे के जन्म के बाद कोई ना कोई पारिवारिक जो है वो परेशानी आ गई होगी, क्योंकि लगन लॉर्ड कहाँ चला गया, 8th या 12th में चला गया। ओके। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपकी क्या एज है बताइए। इट्स 30। यानी कि आप 29 के हो गए और 30th ईयर रनिंग है। हाँ जी। मैं इसमें ये बोलूँगी कि ज्योति आपका जो है वो 6th हाउस एक्टिवेट है। अब आप कहोगे वो कैसे, तो हम ये ऐसे देखेंगे कि आपका 2026 में से आप अपना 1996 माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास, 29 आपके भावों के हिसाब से कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ, तो आपका लगन 25वें में एक्टिवेट होता है, 2nd हाउस 26, 3rd हाउस 27, 4th हाउस 28 और 29 कंप्लीट कर दिया 5th हाउस। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि पिछले साल का कुछ मैं आपको बताना चाहूँ, तो पिछले साल में आपके बच्चे के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी। वो बहुत बीमार हुआ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आपकी संतान हुई हो 28वें साल में, कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये 28वां साल जो आपका रहा, ये पूरा किसके साथ जुड़ा रहा है, ये आपकी संतान के साथ, आपकी एजुकेशन के साथ, कोई ना कोई नई चीज़ आपने सीखी होगी, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके जो करियर में है वो 28वें साल में ज़रूर हुआ है। ओके। ठीक है, तो ये एक कन्फर्मेशन है। अब इसमें अच्छा होगा या बुरा होगा ये डिपेंड करता है कि आपके उस 5वें भाव में, एक्टिवेशन वाले भाव में प्लैनेट कौन सा है। अच्छा, अभी एक्टिवेशन हाउस 6th है, तो 6th हाउस को हम क्या बोलते हैं, रोग, ऋण और शत्रु का। तो पूरा साल कोशिश क्या रहेगी, जॉब को अपलिफ्ट कैसे करूं, है ना, किसी तरीके से इसमें और ज़्यादा अच्छा कैसे करूं। हो सकता है कोई ना कोई आपको लोन लेना पड़ जाए किसी अच्छी, अब हमेशा हम हर चीज़ को गलत नहीं कह सकते कि हम लोग कहते हैं कि 6ठा भाव एक्टिवेशन में है तो रोग, ऋण, शत्रु, यानी कि 6 तरह के विकार जाग जाते हैं, षड्रिपु जाग जाता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ना, वो आपको अच्छा देने के लिए भी तो आता है कि पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा तो 6ठा भाव एक्टिवेट होगा, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैम जैसे अभी आपने फॉर एग्जांपल मेरा ही बताया कि 6ठा भाव एक्टिव है, तो क्या हम जब हमें कुंडली एनालिसिस करनी है तो क्या हम 6ठे भाव को लगन बना के पूरा कुंडली एनालाइज करेंगे या उसके विद रिस्पेक्ट करेंगे? जो तो एक्सपर्ट स्टूडेंट है, जो जानते हैं, अच्छा खासा ज्योतिष को पढ़ते हैं, वो सीधा 6ठे भाव से ही सारी बिना रोटेट किए कुंडली अपनी रीड कर सकते हैं। बट अगर कोई न्यू है कि जिसको अभी ये चीज़ों की रोटेशन नहीं आती, तो वो 6ठे भाव को लगन बना ले। अच्छा, यानी कि 28वां जो आपका 29वां साल है वो 6ठा घर है, 6ठे घर को लगन में ले आए, उसको लगन मान के उसके विद रिस्पेक्ट अब आप अपने इवेंट्स को जांचेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 6ठे भाव से जो भी 6, 8, 12 के भाव होंगे, त्रिक भाव कहते हैं इनको, इन भावों की अगर कोई दशा चल रही है आपकी, तो ये 28वां साल आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जाने वाला। ये मोटा मोटा प्रेडिक्शन है। ठीक है, क्यों नहीं जाने वाला, किस वजह से नहीं जाने वाला, वो मैंने जैसे बोला कि आपको वहाँ बैठे हुए प्लैनेट बता देंगे। अगर किसी इंसान को इतना भी पता चल जाए कि मेरा ये पूरा साल किस वजह से ख़राब होने वाला है, तो वो अपने आप को बचा सकता है ना, उस चीज़ को समझ सकता है कि अगर कोई रोग आने वाला है, अगर कोई षड्यंत्र होने वाला है, अगर कोई लॉस होने वाला है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। क्योंकि भृगु चक्र पद्धति का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन क्या है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं खोलना, आपको उंगलियों पे ही काम करना है। अच्छा, आपको माइनस और प्लस में ही काम करना है। आपको सिर्फ उस बंदे की डेट ऑफ जो ईयर है वो लेना है, वो ईयर लेके रनिंग से माइनस कर दो उसको। जैसे 2026 में से 2024 को माइनस कर दिया तो 2 साल, यानी 2 साल निकल गए, उसके तीसरा चल रहा है, तो मेरे को तीसरा घर उसका उठा के उसको लगन बना के उसके विद रिस्पेक्ट देख लेना है सबसे पहले कि अब इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है।
ठीक है। और दूसरा BCP का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन, इसका जो अपकमिंग जो हम लोग आगे जैसे बोलते हैं एडवांस टेक्निक्स जैसे हम लोग बोलते हैं, तो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि जब कोई बड़ा जैसे आपका छठा घर एक्टिवेट है, अगर मैं लगन की बात करूँ, मान लीजिए कि आपका इस समय जो है वो पाइसिस लगन है, यानी कि मीन राशि का लगन है आपका, तो इसका मतलब इस समय मीन राशि वालों के छठे घर में केतु चल रहे हैं, ठीक है, केतु ट्रांजिट हो रहे हैं इस समय पर। अब जब ये ट्रांजिट हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपका 30वां साल भी एक्टिवेट हो गया, तो अब आपकी जॉब में कुछ ना कुछ स्प्लिट होना तो तय है। अच्छा, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आपका चेंज ही है। चेंज का मतलब क्या होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि एक बिल्डिंग में काम कर रहा है, अब दूसरी बिल्डिंग में चला गया, अब एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अब वो दूसरी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। इंसान का जो उस समय एक्टिवेशन हाउस में अगर कोई बड़ा प्लैनेट गोचर कर रहा है, तो कन्फर्मेशन है कि उसके इवेंट वहाँ पे होना ही होना है। जैसे कि आपने बताया कि 12 जो साल हमारे 12 भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद ये साइकिल दोबारा रिपीट होती है, तो क्या इनके रिजल्ट्स भी सेम होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होंगे। उसका कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन सेम, क्योंकि जब हम लर्निंग स्टेज पे होते हैं ना, तो ये आती है बात दिमाग में कि अगर 12 साल का सेम ही साइकिल चलना है, तो जो पहले 12 साल में हुआ वही तो होगा ना। अब इसी में तो सीक्रेट ज्योतिष का छिपा हुआ है ना। अच्छा, फिर हम जो हम लोग और एडवांस टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं, दशा और जब आप गोचर को जब ऐड करते हैं, तो हर समय चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में राशि बदल देता है, तो ये तो फिर हर महीने जो है वो पूरी ज़ोडिएक को कवर करके वापस से उसी राशि में आ जाता है। तो वो इवेंट कैसे सेम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जैसे कि मंगल है, वो 1.5 महीने के आसपास एक राशि में गोचर करते हैं। अब वो 1.5 महीने के हिसाब से 1.5 साल के बाद उस राशि में आएगा, कैसे इवेंट सेम हो जाएंगे? नहीं हो सकते। यानी जब आपका अभी इस समय पर अगर मैं कहूँ तो 11 नंबर राशि में मंगल, राहु, सूर्य चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मंगल, राहु, सूर्य अगर चल रहे हैं, तो ये जब जिनका भी ये 11वां राशि वाला भाव एक्टिवेट है इस समय, तो नेक्स्ट ईयर क्या यहीं पे होंगे मंगल, राहु? नहीं होंगे। तो इवेंट कैसे हो जाएंगे? तो कभी भी इवेंट सेम नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 12 साल जो अर्ली एज के होते हैं, वो किस चीज़ के लिए होते हैं हमारे? वो होते हैं पढ़ने लिखने के। आपकी लर्निंग स्टेज जो पहली होती है, जी, जितनी भी आपका जो एजुकेशनल पाथ जो होता है वो क्लियर हो जाता है इस 12 साल में कि आपने क्या पढ़ना है, किस फील्ड में जाना है। आज के ज़माने में इतनी एडवांस टेक्निक हो चुकी है, आप देखिए कि कई मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 12 साल में ग्रेजुएशन कर ली उन्होंने। अच्छा, वर्ल्ड में अगर आप ग्लोबली चेक करोगे तो छोटी छोटी एज में, अभी भी मैं किसी कंट्री का देख रही थी, आई थिंक बहुत छोटी एज का बच्चा है जिसने कि PhD क्लियर किया है। तो कहने का मतलब ये है कि 12 साल का टाइम पीरियड आपका बहुत ज़्यादा पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ आपको इवेंट अगर देखने हैं उस बच्चे की, सिर्फ हेल्थ के लिए देखिए और उसकी एजुकेशन के लिए देखिए। अगर उसका एक्टिवेशन हाउस एजुकेशन के प्लैनेट के साथ सिंक नहीं हो रहा, तो उसको एजुकेशन में दिक्कत आएगी। अगर उसके एक्टिवेशन हाउस, मान लीजिए कि किसी बच्चे का छठा साल चल रहा है, छठे साल में उसका 6th हाउस एक्टिवेट होगा। 6th हाउस एक्टिवेट होगा तो 6th हाउस में आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा प्लैनेट है जो इसकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। तो छठे साल में उसको कोई ना कोई रोग होने की संभावना रहेगी। तो अगर आपको पहले से पता है तो आप उस चीज़ को अवेयर होके उसको बचा सकते हो, उस चीज़ को थोड़ा कम कर सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहती हूँ कि जो होना है ना, होनी हो के रहेगी, होनी हमेशा होके रहती है। इसी को हम बोलते हैं कार्मिक साइकिल, इसी को प्रारब्ध कहते हैं कि जो हमने किया है वो कुंडली आपको सिर्फ बताती है कि आपने किया क्या है, आपने उसको भोगना कैसे है ये आपके हाथ में है। अगर आपको पता है कि आपने पिछले जन्म में 4 लोगों का जो पैसा है वो चुराया है, अब इस जन्म में ये आपका फैसला है कि आप 8 जनों को देना चाहते हो कि नहीं। अगर तो आपने 8 का दे दिया वापस, 4 के बदले में हमेशा दुगना ही देना पड़ता है, कई गुना देना पड़ता है। दे दिया तो आपने कार्मिक साइकिल ख़त्म कर दिया, और अगर नहीं दिया तो आपने अब ये डबल कर दिया। अब आगे जाके लोग आपका शायद इतने बड़े लेवल पर पैसा मार देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगी कि हुआ क्या। तो जब भी कोई भाव एक्टिवेट होगा BCP के अकॉर्डिंग, तो पहले 12 साल बच्चे की हेल्थ और पढ़ाई के लिए देखिए। दूसरा 12 साल, अब ये दूसरे 12 साल का यानी कि 24 साल का बच्चा हो जाएगा,
तो वो अब 24 साल का बच्चा नहीं रहा है, अब वो एक मैच्योर पर्सनैलिटी है। अब उसके पास क्या है, आगे प्रोग्रेसिव जो उसकी ग्रोथ, इसकी पूरी जो डिपेंड करती है इस 13 से 24 साल के बीच में डिपेंड करती है। वो कौन सा कॉलेज, वो कौन सी मास्टरी करता है, कौन सी स्किल सीखता है, जिसके बेस पर 24 साल तक उसकी पूरा जो हायर नॉलेज जितनी उसने लेनी है, हायर एजुकेशन जितनी लेनी है, वो सारी। अगर आपने ज्योति देखा हो तो जो बच्चों की, जिसको हम बिगड़ने की एज बोलते हैं, वो क्या होती है, वो 13 से शुरू होती है ज़्यादातर। जब थोड़ा सा बच्चा यंग टीनेजर में आता, तो 13 से 24 का बहुत सेंसिटिव पीरियड है किसी भी बच्चे के लिए। तो जब 13 से 24 के बीच में आप ध्यान रखिए कि उसके जीवन में हिडन एक्टिविटीज़ कब होंगी, जब उसका अष्टम भाव एक्टिवेट होगा। तो अष्टम कब एक्टिवेट होगा, जैसे कि आपका लगन एक्टिवेट होगा 13 में, 14 में आपका सेकेंड हाउस, 15 में थर्ड हाउस, 16 में फोर्थ हाउस, 17 में फिफ्थ हाउस। तो अगर 16 में उसका फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है और अगर वहाँ पे जुपिटर जैसे अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, तो इस बच्चे की 16वें साल की उम्र में आप घर खरीदेंगे। ठीक है, तो वो इवेंट आपके घर में होना है, चौथा घर आपका घर, इसकी मदर के साथ इवेंट होना है। तो बहुत सारे लोग हैं ना जिनकी मदर उस समय बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार थी या दुनिया से चली गई, कुछ ऐसा हो गया, आप देखोगे वो पर्टिकुलर ईयर एक्टिवेशन में था और वो पर्टिकुलर भाव जो था वो अफ्लिक्टेड था बहुत ज़्यादा, और वो पर्टिकुलर भाव के साथ दशा और गोचर ने भी साथ दिया, तो वो इवेंट जो है वो घटित हो गया। ठीक है, जैसे हम लोगों की जब मैरिज होती है, तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 7वां भाव एक्टिव होगा तो इसका मतलब मैरिज हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ 7वां भाव मैरिज नहीं कराता ना, मेरे को उसमें दशा भी चाहिए, गोचर भी चाहिए। 7वां भाव तो आपको ये बताता है कि 7वां भाव आपका एक्टिवेशन में कब आएगा। सबकी शादियां 7वें भाव की एज में नहीं होती। बिल्कुल सही। ठीक है, आपकी शादी किस भाव से एक्टिवेट होगी, सभी लोग नीचे आप चेक करके देखिए कि किस ईयर में हुई। आपके किस भाव ने आपको हेल्प की है शादी कराने में, ये भी बता सकते हैं। ये मिथ भी लोगों का क्लियर हो जाएगा कि हमें क्यों 7वें भाव की एक्टिवेशन पे शादी नहीं हुई, बल्कि उसके बजाय किसी और एक्टिवेशन, क्योंकि आपका जो मैरिज का हेल्पिंग प्लैनेट था वो कहीं और ही बैठा हुआ था। तो वो जब एक्टिवेशन की एज आएगी तब होगा। ठीक है, तो सबके साथ सेम हो नहीं सकता। अब हम तीसरे साइकिल की बात करते हैं इसी में। जैसे आपने बोला कि सेम इवेंट के, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसमें। तीसरा साइकिल क्या होता है, 24 से 36 के बीच में। अब ये ईयर्स आप खुद बताइए मेरे को कि आप 24 साल के बाद 36 तक क्या देख रहे हो अपने आप को? ग्रोथ कि करियर है। जी बिल्कुल, सिर्फ करियर, और कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं। यही होता है 24 से लेकर 36 का टाइम स्पैम। जिसने कैश कर लिया वो आगे सब कुछ कर सकता है। जिसने 24 से लेकर 36 के बीच में कुछ नहीं कर पाया, उसकी कुंडली ने हेल्प नहीं की, उसने उस एक्टिवेशन भाव, जैसे 10th हाउस है जब एक्टिवेट हुआ उसका, जिस भी उम्र में उस समय एक्टिवेट कब होता है वो 10th हाउस एक्टिवेट आपका, जितने भी लोग केतु लेकर बैठे हैं मान लीजिए 10वें घर में, तो ये भाव एक्टिवेट होता है 33 ईयर में, 33वें साल में, प्लस माइनस 3-4 महीने लगा लो आप। ठीक है, 33वें साल में केतु आप 10th हाउस में लेकर बैठे हो। इस बंदे को गारंटी दो लिख के कि आप 33वें साल में अपना करियर टोटल स्प्लिट करोगे। जॉब कर रहे हो तो उसमें चले जाओगे, वो कर रहे हो तो उसमें चले जाओगे। आप कंटिन्यू नहीं करोगे वो चीज़। ठीक है, और ये मैंने बहुत लोगों के चार्ट में ये चीज़ देखी है। जैसे कि किसी का मेरे पास एग्जाम्पल चार्ट है, उनका जो 24 ईयर हम कंप्लीट करते हैं 12th हाउस में, कि आपका एक दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया। 23वें साल में रिवर्स आ जाइए 11वां घर। 22वें साल में आपका स्प्लिट हो गया केतु, यानी कि उनके चार्ट में केतु 10th हाउस में बैठा। तो 22वें साल में वो पर्सन अच्छी भली जॉब करता हो, फॉरेन चला गया छोड़ के। अच्छा, ठीक है, 23 जैसे ही 23वां उसका स्टार्ट हुआ तो वो निकल गया। अब वो निकला और उसके बाद अब इसके बंदे के पास दूसरा चांस चेंज करने का परमानेंट आएगा जब ये 33 का होगा, क्योंकि उस समय ये भाव फिर एक्टिवेट होगा। ये एक सीधी सीधी बिना दशा बिना गोचर के कि प्लैनेट इतना बड़ा खेल उस एक्टिवेशन एज में कर देते हैं।
तो इसलिए ये बीसीपी जो भृगु चक्र पद्धति है, ये बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपको चलते फिरते करवा सकता है। अच्छा। मैं कहती हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट बीसीपी सीख लो। तो 12 भाव 12 राशियां सभी को आती हैं, लेकिन फंसते कहाँ हैं लोग कि ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, ये इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा। अगर आपको एक्टिवेशन एज पता लग गई है, अभी भी सबकी रनिंग एज चल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अपना मैं बताऊँ अगर आपको, तो मेरा इस समय एक्टिवेशन में 6th हाउस एक्टिवेट है। ठीक, 6th हाउस मई तक एक्टिवेट रहेगा। लास्ट मई से अब इस मई तक प्रोन टू जितने भी मेरे हेल्थ इशू थे वो सारे निकल के आए। इतने सारे मैंने अपनी ज़िंदगी से, पूरा मेरा एक ही फोकस है पिछले 1 साल से कि जितने भी मेरी ज़िंदगी में देना लेना है ना, वो मेरे को ख़त्म करना। अच्छा। और मैं मई तक ये पूरा ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि 6th हाउस है, मेरा पूरा फोकस उसने 6th हाउस पे लगा रखा है। जब मेरा 7th हाउस एक्टिवेट हो तब मैं जो है वो नया कोई वेंचर स्टार्ट कर सकती हूँ। हो सकता है फॉरेन ट्रैवल कर लूँ, क्योंकि 7वां घर भी फॉरेन ट्रैवल कराता है। तो कितना ब्यूटीफुल है ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैम फिर आप रोग की और लोन की ही क्यों बात कर रहे हो। देखो, छठा घर क्या होता है, जब भी एक्टिवेट होगा वो सेम ही एक्टिवेट होगा, सबका ही 54th में एक्टिवेट होगा। जैसे मान लीजिए 48 आपका 12th में हुआ है, 49 लगन में हो जाएगा। तो 49 जिनके भी 49 की एज रनिंग है, वो इस समय चेक कर ले, अगर उनके लगन में राहु केतु शनि है, वो लोग बीमार मिलेंगे इस समय आपको। अच्छा। वो कहेंगे मेरा तो बुरा हाल है, मेरा तो ये, मेरा तो वो, क्योंकि मैलेफिक लगन में बैठे हैं। 49 रनिंग हो गया, अब आपकी हेल्थ को कोई नहीं बचा सकता। अब आपको बार बार कहाँ जाना पड़ रहा है, दवाइयाँ लेने। आपका फोकस, अब मैं यहाँ पे दूसरा प्रेडिक्शन कर देती हूँ कि मान लो कि बहुत सारे लोग कहेंगे बीमारी की क्यों, नेगेटिव क्यों बात कर रहे हो, चलो पॉजिटिव बात कर लो। फोकस लगन है ना, तो फिर ये पूरा साल आपने किसी को नहीं देखना, खुद को शीशे में देखोगे इस बार आप। अच्छा। शायद 12 साल पहले शीशे में खुद को देखा होगा, अब ये 49 जिनका रनिंग है वो पूरा साल अपने आप को देखेंगे, मैंने अपने लिए ये करना है, मैंने अपने लिए ये लेना है, मैंने अपने लिए ये करना है। अच्छा। जैसे हम लोग लाल किताब में भी मैंने पढ़ा है, और वैसे भी मैंने देखा है कि 48 की एज जो होती है वो इंसान की ना बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि राहु और केतु का जो लास्ट आपका कार्मिक साइकिल है वो 48 के बाद छोड़ देता है आपको। जितने मर्जी आपके चार्ट में ख़राब हों, राहु 42 के बाद और केतु 48 के बाद आपकी डेस्टिनी को आपके साथ नहीं जोड़ता, आप छोड़ देता है कि भाई जो मैंने लेना था ले लिया, अब आप अपने हिसाब से चलो। उसके रीज़न भी मैंने बीसीपी में ही पाया कि आपके 4 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं ज़िंदगी के। 48 12th हाउस मोक्ष का, तो 48 जब आपका 12th हाउस एक्टिवेशन होता है ना, सबसे ज़्यादा चैरिटी, सबसे ज़्यादा लेट गो आपको ये 48th ईयर करवाता है। आप 48th ईयर में इतने लॉसेस झेलोगे, इतनी चैरिटी करोगे, इतने लेट गो करोगे, इतनी माफ़ करोगे लोगों को, अपने आप में आप टोटल अपने आप को संन्यास की तरफ जाते हुए देखोगे। जितने लोग भी संन्यास में एंटर करते हैं, गृहस्थी ज़्यादातर लोग 48 में करते हैं, 48 तक भाई आप नहीं, मेरे को चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए आप जब बीसीपी से ये चीज़ें कैलकुलेट करते हो तो बहुत आसान हो जाती है। तो मैम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं ताकि हमारी ऑडियंस भी उस चीज़ को रिलेट कर पाए। हम जानते हैं कि 12 जो भाव हैं अलग अलग साइकिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन से एज में क्या एक्टिव हो रहा है और कैसे उसके प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं, तो अगर कुछ ऐसा हम बता पाए तो। इसको सिंपल हम दो सालों का ही मैं आपको, इसमें आप बीसीपी को आप एक तरह से आयु चक्र भी बोल सकते हो, ठीक है। आपका ईयर साइकिल जो है वो बना सकते हो आप। जैसे कि आपका पहला भाव एक्टिवेट कब होगा, 1 फर्स्ट प्लस 12 कर लो, यानी कि 13 ईयर में एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद 25 में होगा, देन ऐसे आप 12 प्लस करते चले जाओ हर एक में, तो आपको वो साल की एक्टिवेशन एज आयु मिल जाएगी कि ये जो पहला भाव है ये कब कब एक्टिवेट होगा। ओके, ठीक है। जैसे 2nd हाउस है, तो 2nd हाउस सबसे पहले आपके जन्म के दूसरे साल में एक्टिवेट होगा, प्लस 12 कर लो तो कितना हो गया आपका 14वां साल हो गया। 14 में आप 12 प्लस करेंगे तो 26वां साल, यानी कि आपका 2, 14 और 26वें साल में दूसरे साल से जुड़े हुए फल आपको मिलेंगे। तीसरा घर तीसरे साल में एक्टिवेट होगा, प्लस 12 तो 15वें साल में, ठीक है। उसके बाद 15 के बाद आप 12 प्लस कर लो 27वें साल में,
चौथा घर चौथे साल में एक्टिवेट होगा, प्लस 12 करिए 16वें साल में एक्टिवेट होगा, प्लस फिर 12 करिए तो वो 28वें साल में हो जाएगा, राइट। उसके बाद 5वें घर को ले आओ, 5वां घर 5वें साल में एक्टिवेट होगा, प्लस 12 करिए तो 12 प्लस 5 17। तो ज़्यादातर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कब बनते हैं? इन्हीं एज के आसपास। तो इसलिए 5वां घर जिनका एक्टिवेट है इस समय उनकी ज़िंदगी में हलचल इन्हीं चीज़ों को लेकर चलेगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ जवानी में नहीं होती, टीनेजर में नहीं होती, मैच्योर एज में भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर अब ये जिनका भी एक्टिवेट हाउस है वो 12-12 लगा के देखिए, अगर किसी का एज्ड पर्सन का भी ऐसा कुछ रिलेशन चल रहा है तो उसका 5वां घर एक्टिवेट मिलेगा उसको, ठीक है। छठा घर 6th ईयर में एक्टिवेट होगा, 6 में 12 प्लस कर लो 18 हो गया, 18 में फिर से 12 प्लस करो आप 30 साल हो गए, ठीक है। तो 18 में 6 में और 30 में एक्टिवेट होगा। तो आपकी जॉब, आपका बीमारी, आपका लोन, ये सब चीज़ें इस समय पर एक्टिवेट मिलेंगी। अब 7वां घर 7वें साल में एक्टिवेट होगा, उसके बाद वो 7 + 12 19वें साल में भी एक्टिवेट मिलेगा, देन 31वें साल में भी इसके रिजल्ट आपको दिखेंगे। 8वां घर 8वें साल प्लस 12 करिए 20वें साल भी, यानी कि आपकी एज के 8वें साल, मान लीजिए कि आप उस समय 8वें साल के रनिंग एज में थे, 8वां घर आपका एक्टिवेट था और वहाँ पे कोई मैलेफिक्स बहुत सारे बैठे हैं, तो हो सकता कोई बड़ी दुर्घटना आपके घर में हुई हो उस समय पर जब आप छोटे थे। 9वां घर 9 साल 9वें साल, तो 9वें साल आपके पिता को हो सकता है कोई बड़ी प्रोग्रेस मिली हो, तरक्की हुई हो, ठीक है, पिता के साथ जुड़ी आपकी बात ज़रूर हुई होगी। दूसरा, इसमें आप 12 साल ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, यानी 21वां साल भी आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट होगा। उस समय भी एजुकेशन या फादर से रिलेटेड कोई चीज़ें ज़रूर रहेंगी। 10वां घर हम लोग एक्टिवेट देखते हैं 10वें साल में। 10वें साल में भी आपकी प्रॉपर्टी या आपके घर में कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होती हैं। दूसरा, आपके चाचा ताऊ के साथ कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी जो प्लैनेट वहाँ पे बैठा है। 10वें घर में आप 10 नंबर में आप 12 जब ऐड करेंगे तो 22 होगा, 22 में जब 12 ऐड करेंगे तो 34। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि केतु अगर 10वें घर में है तो 33 से 34 ईयर, क्योंकि प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा। किसी का बर्थ अर्ली फरवरी मार्च में आ गया, किसी का एंड में आया, तो वो कैलकुलेट करके आपको एक्यूरेट पता लग गया। तो प्लस माइनस आप 33 से 34 साल में उस बंदे की प्रोफेशन के रिगार्डिंग एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। अच्छा, ठीक है। किसी की ज़िंदगी में इनकम को लेकर कोई बड़ी प्रमोशन हुई है या कुछ भी चीज़ें हुई हैं तो वो आपकी 11वें घर की एज में ज़्यादातर होती हैं, 10वें और 11वें में। तो 11वां घर एक्टिवेट होता है 11 में, उसमें 12 प्लस करेंगे 23वें साल में। तो 23वें साल में हो सकता है जिनकी शादी, बहुत सारे लोगों की शादी 23वें साल में हुई होंगी किसी ना किसी तरीके से। जब मैं इसको और चीज़ों के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, अभी हम सिर्फ आयु चक्र बना रहे हैं, ठीक है, सीधा सीधा मोटा मोटा एक तरह से। तो जब आप इसको जोड़ोगे ना दशाओं के साथ तो आपको पता चलेगा कि आपके 7th का लॉर्ड 11th हाउस के साथ कनेक्टेड था, तो उस समय पर शादी हो गई 23वें साल में, ठीक है। तो इसीलिए ये वो चीज़ें भी बताती है जो कई बार हमें वो 7वां घर भी नहीं बताता। बिल्कुल सही। 12वां घर 12वें साल में एक्टिवेट होगा। 12वें घर साल जब एक्टिवेट होगा तो उस समय आपकी हेल्थ या आपके परिवार में कोई लॉस या कोई फॉरेन गया होगा, कोई ना कोई कुछ ऐसी चीज़ें 12वें घर के साथ जुड़ी होंगी। दोबारा कब होंगी? 24वें साल में फिर से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो सकती, लेकिन सेम नहीं होगा, बिकॉज कि 12वें घर को देखने वाले गोचर के प्लैनेट चेंज हो जाएंगे। 12वें घर की दशाएं जो उस घर में बैठे हैं प्लैनेट, उनका चेंज हो जाएगा। तो 12 साल में टोटल का टोटल आपकी पूरा साइकिल ही चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि 12 साल जो है वो पहले 12 आपके बचपन के मेन प्राइमरी एजुकेशन तक जितना आपका हिसाब किताब है वो सारा क्लियर कर देगा। अगर किसी ने 12वें साल तक अच्छे से एजुकेशन नहीं करी है तो आपको क्या लगता है, अगर 8-9 तक कोई बच्चा सही से नहीं पढ़ा, वो आगे कोई स्किल में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो पहला साइकिल ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो मैम जो ये हमने आयु चक्र बनाया है, जो ये प्रिडिक्शन हमने मोटा मोटा समझा, तो ये ईयर बेस्ड था, राइट? तो क्या हम इसमें एक्यूरेसी जानने के लिए ये मंथ वाइज या हम डे वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे हमने ईयर वाइज जो है काफ़ी लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, और ये होता ही है। मैंने तो बहुत सारे चार्ट्स पे लगा के देखा है, जैसे यहाँ बैठे बैठे भी आप लोगों के भी मैंने कैलकुलेट किए, ठीक है।
और मैंने सोचा है कि ये पद्धति तो कम से कम सबको आनी ही चाहिए, बिकॉज कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहते बिल्कुल कि सही। मेरे को डिग्री का ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं है। डिग्री आप शायद बाद में सीख सकते हो, लेकिन जब तक आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी ना, और आपका कॉन्फिडेंस बीसीपी जो है वो बहुत बूस्ट कर देती है। आपका जो प्रिडिक्शन, जो आपको लगेगा कि भाई मैंने कैसे प्रिडिक्ट कर दिया, ये कैसे हो गया उसके साथ, तो आप देखोगे कि इसमें जैसे ईयरली हम देख रहे हैं कि पहला भाव पहले साल, 13वें साल, उसके बाद 25वें साल एक्टिवेट होगा। ऐसे ही सेम आप पहले साल को, अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ, अभी जस्ट 1 साल का है, तो उसका 1 साल खत्म हो गया, तो दूसरे साल में लग गया, तो दूसरा भाव एक्टिवेट हो गया उसका। जी। तो अब मेरे को क्या करना है कि इसका जो दूसरा साल एक्टिवेट हुआ है, दूसरा भाव एक्टिवेट हो गया, उसको मैंने लगन बना लेना है। लगन बना लिया, सिंपल यही तरीका होना चाहिए जो मैंने सीखा है और सिखाया हमेशा। दूसरे साल को लगन बना लो, और उसके बाद आप जिसको लगन बनाया है वो पहला महीना गिन लो। जैसे हमने ईयर गिना है ना, 1 1 2 2 12 भावों में, अब आप महीना गिनो। तो ये बच्चा 1 साल का हो गया, तो हमें दूसरा भाव उसका एक्टिवेट हो गया, उसका लगन बनाया, तो जो वो दूसरा लगन बनाया वो उसका पहला महीना होगा। लगन से सेकंड हाउस दूसरा महीना माना जाएगा, फिर उसके बाद लगन से तीसरा घर जो तीसरा महीना माना जाएगा, फिर लगन से चौथा घर चौथा महीना। इस तरीके से आप देखोगे ये बच्चा जब 1 साल का होगा, तो चौथे महीने में 1 साल 4 महीने में क्या घटना होगी। फिर उसके बाद आप देखोगे 8वां महीना, 1 साल 8 महीने का बच्चा हुआ, 8वां घर एक्टिवेट हो गया। अब इसके बच्चे की ज़िंदगी में 8वें घर से कोई ना कोई चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मंथ वाइज आप आराम से जा सकते हो। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो डे वाइज भी जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं डे वाइज कि अभी आज क्या हो रहा है, पर उसमें आपको फिर बहुत महारत चाहिए। अच्छा। उसमें कैलकुलेशन के लिए आपको फिर 2-4 घंटे चाहिए, वो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक राशि में 2.25 दिन रहता है, और जो डे वाइज जो प्रेडिक्शंस होती है वो चंद्रमा पे बहुत निर्भर करती है। और अगर आपने गोचर के चंद्रमा को नहीं पकड़ा डे प्रेडिक्शन के लिए सही से, उसको नहीं आप रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए, तो फिर वो गलत हो जाएगी प्रेडिक्शन। तो मेरे ख्याल से ज्योति, अगर हम साल और महीने तक भी पहुंच जाएं, तो मेरे ख्याल से अपनी टिकट कटवा सकते हैं अगर कहीं जाना है तो। बिल्कुल सही बात है। और मैम, हम अपने प्रिडिक्शंस को भी और एक्यूरेसी तक लेके जा सकते हैं। बीसीबी का सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने ये देखा है कि जब आप इसमें कैलकुलेशन सीख लेते हो साइकिल्स की महीनों तक, ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपका अभी जैसे हमने बोला कि छठा घर एक्टिवेट है, हाँ आपने जी। बताया, तो 29 आपका हो गया है। 29वां साल जब चल रहा है, तो आपका बर्थ किस महीने तक आना है अभी वो आपको देखना है। आपके बर्थ के बाद कितने महीने निकल चुके हैं, तो अभी जस्ट रनिंग आपका फैब में ही अगर बर्थ हुआ है, तो इसका मतलब आपका मान लीजिए कि अगर डेट ऑफ बर्थ अर्ली 15 तारीख का था, तो 15 तक आपका 1 महीना कट जाएगा। ठीक है, तो आपका सेकंड मंथ, मतलब आपको जो रिजल्ट आएंगे अब आपको 7th हाउस के आ जाएंगे, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट है, सेकंड मंथ 7th हाउस एक्टिवेट होगा। तो आपके जन्मदिन के बाद अब ये जो आपका 29वां साल है, तो 29वें साल के बाद जो दूसरे महीने का रिजल्ट है 7वें घर से देखेंगे। आपके जो 29वें साल के तीसरे महीने का रिजल्ट अष्टम के घर से। अच्छा। तो मैं ये कहूँगी कि अप्रैल थोड़ा सा अवेयर रहना आप, क्योंकि अष्टम का घर एक्टिवेट हो रहा है। ओके। ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ ऐसे मेलेफिक्स होते हैं तो कोई ना कोई हेल्थ इशू जो है वो आ जाता है सब। ठीक है, तो इस तरीके से हम मंथ तक जा सकते हैं, बहुत आसान है उसमें। तो मैम, अगर हम प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा जान पाएं कि कौन सा एक्टिवेशन क्या रिजल्ट्स देगा, तो अगर आप एक एक लाइन में बता पाएं। बिल्कुल, अगर आपका कोई भी भाव एक्टिवेट है, कोई भी एज एक्टिवेट है, ठीक है, आयु चक्र बनाइए अपना, बहुत आसान है, इसको बनाइए, आपको जी। बहुत मज़ा आएगा इसमें बनाने में। उसके बाद आप देखिए वहाँ पे अगर तो मल्टीपल प्लैनेट है, मल्टीपल प्लैनेट है, चाहे जितने मर्जी मल्टीपल प्लैनेट हो, बट हर प्लैनेट की एक अपनी क्वालिटी होती है। अच्छा। वो वहाँ पे देगा ही देगा। बस देखना आपको सिर्फ इतना है कि उन मल्टीपल प्लैनेट्स में कितने आपस में शत्रु है और कितने आपस में मित्र बैठे हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट का घर है, उस घर पे आपको उस एज में बहुत बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट मिलेंगे। जैसे बुध है, तो हो सकता है कि वाणी की वजह से, पेपर की वजह से, किसी बहन भाई की वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है,
अगर गुरु है आपके, तो गुरु जो है वो आपको यात्रा भी कराता है, धर्म भी सिखाता है और आपको नॉलेज भी दिलवाता है और आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स भी लाता है। ठीक है। सूर्य है तो आपको हो सकता है प्रमोशन दे दे, सूर्य है तो आपका नाम कर दे उस समय पर, हो सकता है अगर सूर्य है तो आपके पिता के साथ जुड़े हुए कोई भी इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में ला दे, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प करे उस समय पर। चंद्रमा अगर एक्टिवेशन एज में है तो मदर के साथ जुड़े हुए इंसिडेंट होते हैं। आप गाड़ी खरीदते हो, आप घर खरीदते हो, आप अपने जीवन में सुख सुविधाएं ऐड करते हो, ज़मीन जायदाद खरीदते हो इस समय। शुक्र है तो शादी होने के बहुत चांसेस होते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड होने के बहुत चांसेस होते हैं। आप हो सकता है कि कोई पैसे से जुड़ी हुई कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट उस समय पर कर दो, पैसे से जुड़े हुए इंसिडेंट तो वो होंगे। या अगर ये प्लैनेट मेलेफिक हुआ तो रिलेशन टूट भी सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मेलेफिक है या बेनिफिक है। इसलिए मैंने बोला कि छोटी सी आपको बीच में ये एनिमिटी और फ्रेंडशिप तो पता होनी चाहिए फ्रेंड्स की जी। ठीक है, प्लैनेट्स की। इसके बाद हमारा शनि है, तो शनि जब एक्टिवेशन में आएगा तब शनि राहु केतु, अब यहाँ पे थोड़ा संभलने की चीज़ है कि जब भी शनि राहु केतु वाले एक्टिवेशन हाउसेस आयु चक्र में आपके शुरू होंगे, उस समय आपके जीवन में जो घटनाएं होंगी वो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। आपने जैसा किया है उस समय के दौरान आपको वैसा ही भोगना पड़ेगा। वो 1 साल आप सोच भी नहीं सकते कि किसी इंसान ने अगर बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं कि बहुत, जैसे कई देखे होंगे कि गरीब परिवार में बच्चे पैदा होते हैं लेकिन वो बहुत ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं। हाँ वो जी। 1 साल आपकी जीवन में सब पाप पुण्य को क्लियर करने के लिए आते हैं। तो जब भी ये वाले भाव एक्टिवेट होंगे उस समय पर आपको अवेयर होने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत काम उस समय पर मत करिए, क्योंकि वो 1 साल आपकी पूरी कार्मिक हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए होता है। तो मंगल जब आता है एक्टिवेशन में, उस समय पर कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई लिटिगेशन, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें उस 1 साल में होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि भाव में जो प्लैनेट्स ने जो अपनी जैसे कहते हैं हुकूमत जमा रखी है वो कैसी है। अगर आपको वो पढ़ना आ गया तो BCP से आप चुटकियों में कंसल्टेशन कर सकते हो, चुटकियों में आप किसी की भी जीवन की समस्या हल कर सकते हो। तो मैम ये तो जैसे अलाइनमेंट साइंस हो गई, राइट? तो क्या हम इसमें कोई रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं अपनी जो ईयर है, जो एक्टिवेशन है, उसको बैलेंस करने के लिए? आप लोगों के देखिए कि अगर आपको हेल्थ वाइज कोई भी इशू आ रहा है कि आपका एक्टिवेशन 8th हाउस का हुआ है, 6 का हुआ है, 12th का हाउस का हो रखा है, तो आपको ये चाहिए कि इस समय पर आप, जैसे 6th हाउस है तो कोई सर्विस करिए, कोई सर्विस करिए ज़रूर, किसी ना किसी जगह की सफाई, किसी ना किसी गरीब लोगों की सेवा, किसी भी फॉर्म में सर्विस करिए। ये 6ठा घर आपको हेल्प करेगा। अच्छा। ठीक है। 8वां घर एक्टिवेशन में है तो आपको गुप्त दान करना शुरू करना चाहिए। पूरे साल गुप्त दान कर दीजिए। जब ये गुप्त दान आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, रिवाइव करेगा, आपको षड्यंत्रों से, हर तरह की चीज़ों से मुक्त कराएगा। किसी को पता भी नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया है, उसकी एक शब्द भी आपको नहीं बताना किसी को, चुपचाप करिए। उसके बाद आपका 12th हाउस किसी का एक्टिवेट है तो उस बंदे को जो है वो लेट गो करना चाहिए। इस समय सबको माफ़ करना चाहिए, किसी के झगड़े फसाद में नहीं आना चाहिए। इस समय लॉसेस होने के बहुत चांसेस है, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, इन सब में बंदा फंस जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको इस समय कोशिश करनी है किसी भी ऐसे मामले में प्रैक्टिकली तो मत फंसे। अगर है तो 12th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो उनकी आप डोनेशन जो है वो पब्लिकली कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, ज़रूरतमंदों को वो चीज़ें दे सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया, आज कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिला और आई गेस हमारी ऑडियंस ने भी रिलेट किया होगा। और अगर उनके अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन अगर वो देना चाहते हैं या कुछ पूछना भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम चाहेंगे कि हम इसको और इन डिटेल भी जान पाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।